हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा वर्ब से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। एंड वर्ब के टॉपिक में हमने आपसे बात की थी कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि एडवांस वर्ब को हमने कैरी किया था। एडवांस वर्ब में हमने आपको बताया था कि इन एडवांस वर्ब वेयर वी हैव द फोर टाइप्स, विच वन? फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। हमने डिफरेंशिएशन किया था हमारे फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन को एग्जांपल्स के साथ, हमने किया था नॉन फाइनाइट वर्ब की एंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव की। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। किसके लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जनरली जो है वो सेंटेंस में तीन ही पार्ट्स का पता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के अलावा भी सेंटेंस में बहुत कुछ होता है। और जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव की, तो वो स्टूडेंट जनरली क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मेंशन है वो आपका रियल ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या फिर हम ये कहें कि उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट सेंटेंस में है या नहीं है। देखिए, इन सबको जानना क्यों जरूरी है? इन सबको जानना सिर्फ इसलिए नहीं, जब भी हम ग्रामर को सीखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न से सीखना चाहिए, ताकि जब आप सेंटेंस मेकिंग करें तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं तो एनडीए के साथ आपको एसएसबी भी फेस करना पड़ेगा। कल को जब आप हायर पोस्ट पर जाएंगे तो वहां पर आपको लेटर राइटिंग जैसे काम करने पड़ेंगे, ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो वहां पर आपका राइटिंग सेक्शन मजबूत होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। जो आज आपको सिखाया जाएगा, मैं गारंटी कहती हूँ कि लेती हूँ कि आपने जो है वो चीजें पहले नहीं सीखी होंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ जूनियर क्लासेस में उनको बेसिक फॉर्म में सीखा होगा, लेकिन आज जो हम डिटेल करेंगे ना, वो डिटेल आप श्योर एंड सर्टेन देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर चली जाएंगी। चलिए भाई, करते हैं क्लास को शुरू। देखिए, सेंटेंस का नंबर वन पैटर्न होता है। हम चल रहे हैं भाई अपनी एडवांस वर्ब की फॉर्म पर। हमने कहा एडवांस वर्ब की फॉर्म में फाइनाइट नॉन फाइनाइट को एक तरफ रख दें तो हमारे पास ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव आया। ट्रांजिटिव में हमने बात की कि जहां पर हमें सेंटेंस के मीनिंग के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। बट इनट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? तो यहां पर ये क्या कह रहा है? The structure of the sentence in any language is based on the proper use of the subject, verb and predicate. Yes, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के दो पार्टीशन हो जाते हैं। क्या पार्टीशन हो जाते हैं उसके? उसमें आपको दो चीजें मिलती है भाई, वर्ब भी मिलता है एंड प्रेडिकेट भी मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको? वर्ब मिलता है और प्रेडिकेट मिलता है। ठीक है? तो वर्ब में क्या हुए आपके? सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट है उसमें वर्ब और प्रेडिकेट। तो ये दो चीजें, इन दोनों को मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं भाई? ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो सेंटेंस है किसी भी लैंग्वेज में, अगर उसका प्रॉपर यूज है तो सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट यूज होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो भाई इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले ये कह रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पैटर्न। पैटर्न नंबर वन, ध्यान से समझना है भाई, वर्ब के प्रयोग का सबसे सिंपल पैटर्न है। ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद अकर्मक मीन टू से इन ट्रांजिटिव, कौन सी वर्ब आएगी? इन ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। ठीक है भाई? क्या आ रही है? इन ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब यहां ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस क्या है? चेंज हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या आ गया? इसीलिए तो बताया कि हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ये कह रहे हैं अगर ऐसा पैटर्न हो ना तो उन सेंटेंसेस को आप जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए, एक ही पॉइंट में आपको एक ग्रामर का रूल मिल गया। मतलब एरर अगर आ जाए इसमें तो हम ढूंढ सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस में अगर हमें
ऑब्जेक्ट या पैसिव वॉइस में दे दिया तो हम क्या कह देंगे भाई इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो क्या है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में एरर है। या फिर अगर हमें इस तरह के सेंटेंस को एक्टिव में दे दिया, ठीक है, और वो हमें कहे कि इसे कन्वर्ट कीजिए आप पैसिव में, तो हम उसे पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहां आपके पास ऑप्शन क्या होगा, नो चेंज या इट रिमेन सेम। क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब है एंड वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वहां आप उसे पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। बर्ड्स फ्लाई, द मून इज शाइनिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। क्लियर? तो सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट या विदाउट प्रेडिकेट जो है वो अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, पैटर्न नंबर 2। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो भाई ये कह रहा है आपको वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद जो पॉइंट आया ना उसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप टीचिंग एग्जाम देते हैं तो वहां से इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर आप DSSB के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप SSC लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपको एरर ना पूछकर अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन जो है वो कंटेंट है, क्योंकि उनसे क्या पूछा जाएगा, अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब स्टूडेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें। लेकिन अगर वो सेंटेंस में ही पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले वो आपसे सेंटेंस में, वो आपसे पूछ ले कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इतना डीपली उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, जिसके कारण क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ही हम ये टॉपिक आपको करवा रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। तो पहली बात तो एक चीज कि आपको ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपको 3 ही फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर क्या होगा आपके पास, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है भाई, एक चीज तो ये याद रखनी है। क्लियर हुआ? फिर कह रहे हैं सेम दूसरा रूल, इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपके पास वर्ब के बाद या नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या क्या आ जाए, आपका एडजेक्टिव आ जाए, बट वो काम कर रहा हो किस चीज का, कॉम्प्लीमेंट का, तो कौन से कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो उसे हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं रख सकते और उसे भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, देखिए कैसे कह रहे हैं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अ पेन इज बीन बाय दिस, क्या बन सकता है ये, बताइए, क्या ये पैसिव वॉइस बन सकता है? तो हम क्या कहेंगे, अरे ये तो कोई फॉर्म ही नहीं हुई, है ना। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म देखी, फर्स्ट फॉर्म को हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है तो हमने इज बीन लगा दिया। अ पेन इज बीन बाय दिस सेंटेंस जो है वो कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा, तो इसलिए हमने क्या कहा, इसकी पैसिव फॉर्म नहीं बन सकती। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, दिस इज अ पेन, हमें कैसे पता चला कि वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? हमने कहा देखो ये जो है पेन, पेन क्या है आपके पास, नाउन है। एंग्री, एंग्री क्या है आपका, एडजेक्टिव हो गया, एंड हैप्पी भी क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। बट यहां पर हमें ये क्या पता चले कि ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं ये जो वर्ड दिस, ये जो दिस है, ये पॉइंट दिस के बारे में बता रहा है कि यह एक पेन है। आपने कहा यह है, एंड यह है क्या,
तो जो ऑब्जेक्ट बनकर आया वर्ब के बाद वो आपको बता रहा है कि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, खुद का इंडिविजुअल कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम माय फादर गॉट एंग्री, तो आपके फादर जो है वो क्या हो गए, एंग्री हो गए। ठीक है, तो यहां पर एंग्री वर्ड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, माय फादर को डिनोट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ही लुक्स, हाउ ही लुक्स हैप्पी, तो हैप्पी वर्ड इंडिविजुअली कोई रोल नहीं है इसका, तो यहां पर वो किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज हुआ है। तो तीनों वर्ड जो है वो विदाउट सब्जेक्ट अपना इंडिपेंडेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि हमारे पास सेकंड पैटर्न में क्या मिला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में 2 चीजें होंगी, सॉरी 3 चीजें, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है आपके पास। उसके बाद जो है आप क्या कहें कि यहां पर आपको और क्या चीजें सीखनी कि सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बाद वो इंडिविजुअल अपना कोई रोल प्ले नहीं करेंगी, वो सब्जेक्ट को डिनोट करेंगी, सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दिया। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, फिर आते हैं भाई सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है आपकी बार हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या आएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है उसका होना नेसेसरी, एंड अगर वो नहीं है तो सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, ये आई नो, व्हाट यू नो, आई नो हिम, शी ओपन द डोर एंड यू शुड हेल्प योर सेल्फ। अब इनका पैसिव बनाकर देखते हैं। देखो आई नो हिम, चलो नो के साथ वाई नहीं लगता, टू लगता है एक बार तो, ठीक है। हिम को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, नो इज द फर्स्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई वी यूज इज। नो की थर्ड फॉर्म होगी आपकी नोन, ही इज नॉन टू मी। बताइए बना कि नहीं बना, बन गया ना हमारे पास। तो इससे हमें क्या पता चला भाई, जिसका पैसिव फॉर्म बन सकता है वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है। बट जो ऑब्जेक्ट तो है बट उसको हम किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एंड उसे हम ऑब्जेक्ट की सेंस में नहीं रख सकते। ठीक है भाई। अब यहां पर शी ओपन द डोर, व्हाट शी ओपन द डोर, यू शुड हेल्प योरसेल्फ, तुम्हें खुद की हेल्प करनी चाहिए। पैटर्न 4 आया हमारे पास। पैटर्न 4 क्या कह रहा है, देखो हमने कहा 2 ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब क्या हुआ, यहां पर भी स्टूडेंट्स जनरली पजल हो जाते हैं। कैसे पजल हो जाते हैं, जब वो इसको कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता विच वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसे हमें जानने का, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये भी। ये कहते हैं 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट जो क्या होगा, देखो इसे आप स्टार लगाकर लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट की सेंस में लिख लो। अब ये कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो जो जनरली क्या होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट जनरली बोला है, मतलब कभी कभार एक्सेप्शन केस हो जाते हैं एंड इंग्लिश में एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एंड अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सेप्शन के हैबिचुअल हो जाइए, बिना एक्सेप्शन केसेस के आप इंग्लिश को सोल्व नहीं कर सकते। आप एक रूल करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो इसलिए। बट अगर आप बेसिक कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखें, वहां पर जो है एक्सेप्शन तक जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एनडीए, सीजीएल, बैंकिंग, पीओ इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक्सेप्शन के बिना काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं वो क्या है, जनरली लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं और वो पहले आते हैं और फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मतलब इनडायरेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। आई गेव हर,
मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले आया है, तीनों ही क्या है, प्रोनाउन की सेंस में है, एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, मतलब क्या हुआ हमारे लिए, तीनों क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, माई बुक, अ पर्स, हिज नोट्स। एक तरीका तो समझने का ये हो गया इसको, दूसरा तरीका क्या हुआ इसको समझने का, अब देखिए, आई गेव माई नोटबुक, आई बॉट अ पर्स, ही शॉव्ड हिज नोट्स। मतलब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हटा रहे हैं ना, तो भी सेंटेंस में, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हटा रहे हैं तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्या कह रही है, आई गेव माई बुक, मैंने अपनी किताब दी, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है हमें मीनिंग को क्लियर करने के लिए। आई बॉट अ पर्स, मैंने एक पर्स खरीदा था। ही शॉव्ड हिज नोट्स, उसने नोट्स दिखाए थे, ठीक है। बट अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाएं यहाँ पर, फिर देखो, ही, आई गेव हर, व्हाट यू गेव हर, आई बॉट हर, मैंने क्या खरीदा, ही शॉव्ड मी, व्हाट ही शॉव्ड, क्या दिखाया। तो यहां पर सेंटेंस जो है वो अपने आप में क्या हो गए भाई, यहां पर अगर सिर्फ इनको यूज किया जाए तो ये इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो जहां पर सेंटेंस आपके लिए क्या करें, विदाउट कंप्लीट सेंस रह जाए, कहने का मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला तो सीधा तरीका कि लिविंग ऑब्जेक्ट अगर आया है तो लिविंग ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा, लिविंग ऑब्जेक्ट जो मिले वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएंगे। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमने समझने की कोशिश की कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं अगर उनको सेंटेंस से रिमूव भी कर दिया जाए तो हमारे सेंटेंस के मीनिंग पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता है, हमें जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से हटा दें तो हमारे मीनिंग पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो यहां तक की क्लास जो है हमने 4 पैटर्न कर लिए। सबसे पहला हमारा क्या आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हमारे पास क्या आया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में हमारा मतलब हुआ कि जब हम ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करते हैं। उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब को यूज करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सेकंड हमारे पास आया कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है आपका उसको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। थर्ड है आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जहां पर आपके पास जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। एंड फोर्थ पैटर्न कहता है हियर वी हैव द डबल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट एंड सेकंड वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली नोन एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएट्स अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यहां से आगे हम चलेंगे, बट इससे पहले मैं ये कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ आपसे कि यहां तक आपको कितना समझ आया, क्योंकि बिल्कुल बेसिक यहीं तक है। आगे आगे अगर यहीं तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आगे के कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहां तक अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, हम जो है वो रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, देखो, डायरेक्ट, फिर आती है प्रेपोजिशनल एंड देन आता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बहुत ही यूनिक है। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यहां तक थी हमारे पास। उसके बाद ये कहते हैं कि आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेपोजिशन आ जाएगी। हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई भाई। उसके बाद कह रहे हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा ना वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह के सेंटेंसेस को वो अंडरलाइन करके देंगे आपको। वो आपको क्या देगा एग्जाम में, उसने आपको ये अंडरलाइन करके दे दिया, एंड आप जब इसे अंडरलाइन कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा दिस इज द ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 4 उसने ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसको क्या कहेंगे भाई, ये तो जो है लास्ट में आया है तो ये हमारा क्या भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिसने इस क्लास को देखा है या जिसने इन रूल्स को अच्छे से पढ़ा है,
शायद वही बता पाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, हमने कहा कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन कहलाएगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसे हम सिंपल ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आई गेव माई बुक टू हर, मतलब इन्होंने इनडायरेक्ट को लास्ट में रख दिया बट उससे पहले प्रेपोजिशन लगा दी, तो वो बन गया आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं पैटर्न 4 और 5 में किया जा सकता है। पैटर्न 5 का यूज जो है वो ज्यादा अच्छा होता है अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा लेंथी हो। तो क्या कह रहे हैं ये कि आप जो है 4 एंड 5 पैटर्न को दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन पैटर्न 5 जो है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कब, जब आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कम इंपॉर्टेंट हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा लेंथी हो। तो जो ज्यादा लेंथी चीज है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लास्ट में डाल सकते हैं प्रेपोजिशन को यूज करके। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, पैटर्न नंबर 6 क्या कहता है हमें, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन क्या आ गया, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अरे भाई हम ये कहें, ये तो हमारा क्या था, अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आया था ना, यही चीज आई थी हमारे पास। यस, जिसने क्लास को जागते हुए सुना है उसी को पता है कि आया था या नहीं आया था भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस सिचुएशन को डिफाइन करता है जो वर्ब के कारण या फिर नाउन एडजेक्टिव को मिलाकर ऑब्जेक्ट बनाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं यहां पर एडजेक्टिव, जो ये एडजेक्टिव देखो नाउन प्रोनाउन आकर प्लस किया इन्होंने एडजेक्टिव को, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो क्या है, नाउन या प्रोनाउन होगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अब ये कह रहे हैं ये जो एडजेक्टिव आएगा ना ये क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा हमें। ही पुश्ड द डोर, उसने डोर को पुश किया, ठीक है, बट वो जो है पुश करके क्या करना चाहता था, दरवाजे को खोलना चाहता था, तो ही पुश्ड द डोर, उसने पुश किया, धक्का दिया। तो यहां पर जो ये ओपन है किसके लिए यूज हुआ है, पुश के लिए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जो एडजेक्टिव जिस सिचुएशन को दिखाएगा वो वर्ब की वजह से या फिर नाउन व एडजेक्टिव को मिलाकर क्या करेगी, नाउन या एडजेक्टिव को मिलाकर क्या क्रिएट करेगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी। मतलब इन दोनों को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर सेपरेट अगर हमसे पूछ ले तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, शी वॉश्ड द प्लेट्स, क्लीन, अब वर्ब की वजह से यूज हुआ है, उसने कैसे वॉश किया भाई, क्लीन। आई लाइक माई टी स्ट्रोंग, मतलब कैसी टी पसंद है आपको, स्ट्रोंग। ठीक है, तो नाउन और वर्ब मिलाकर एडजेक्टिव की क्रिएशन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही यूनिक सा पैटर्न है, कुछ अलग है। तो इसलिए अगर पीडीएफ चाहिए है तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जनरली हमें जो है ये आइडिया नहीं होगा कि हमें क्या लगेगा, आई थिंक कि इसको नाउन से पहले आना चाहिए, एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले ही यूज किया जा सकता है, नाउन के बाद यूज हुआ है तो वो एरर में इंक्लूड हो गया। लेकिन अगर हमें ये सेंटेंस पैटर्न पता है तो हम कह सकते हैं कि वो एरर में इंक्लूड नहीं हुआ है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही यूज हुआ है। अब यहां पर नेक्स्ट पैटर्न आता है, पैटर्न नंबर 7 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशनल एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी सेम आया था, अब यहां पर क्या था, देखो ये जो आपका पॉइंट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इन्होंने प्रेपोजिशन लगाई थी। और इस सेंटेंस में ये क्या कर रहे हैं,
इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि वर्ब के जस्ट बाद प्रेपोजिशन है एंड फिर जो ऑब्जेक्ट आया है, मतलब ये जो पूरा पॉइंट है आपका, इसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह देंगे, ठीक है। शी मेट, whom she met, किससे मिली, with an accident, he succeed in his attempt, किसमें सक्सीड हुआ वो, अपने अटेम्प्ट में। दिस का बिलोंग किससे बिलोंग करती है वो, टू मी, मुझसे बिलोंग करती है। तो यहां पर हमें क्या समझ आई, हमें यहां पर कुछ चीजें समझ आई, वो हमारी समझने वाली हैं कि हम यहां पर देख रहे हैं प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट एंड, जब हमारे पास दो तरह से प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आए हैं, एक आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन को यूज किया, एंड यहाँ हमारे पास क्या है, वर्ब के जस्ट बाद प्रेपोजिशन आई एंड उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है बहुत ही इंफिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये पॉइंट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कल की क्लास देखी थी, जिन्होंने कल की क्लास देखी थी वही बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंफिनिटिव। यस, इंफिनिटिव मीन टू से V1 एंड इट इज द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। किस चीज का पार्ट है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है आपका। देखिए हमने कहा था इंफिनिटिव में आपके क्या है भाई, V1 एंड टू इंफिनिटिव को बोलेंगे हम 2 + V1, ठीक है भाई, दो पार्ट होते हैं आपके। शी वॉन्ट्स टू स्लीप, वो क्या करना चाहते हैं, सोना। तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वो किस में आ गया आपका, एज एन इंफिनिटिव फॉर्म में आ गया। ही फॉरगेट टू टेक हिज मेडिसिन, और वो क्या लेना भूल गया, टू टेक हिज मेडिसिन। आई होप टू पास द एग्जाम, मुझे एग्जाम के पास होने की उम्मीद थी। तो यहां पर 2 + V1 आया सबके बाद। ये कह रहे हैं ये जो वर्ब है आपके, भाई आप जो है ना इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मैं ये कह रही हूं कि ये वर्ब आपको टेंस में, नॉन फाइनाइट में, टेंस में, नॉन फाइनाइट में, वर्ब में तो है ही ये, मॉडल्स में, और इन सब के एरर को फाइंड आउट करने में मेजर रोल प्ले करने वाली है, मेजर रोल। इनके बाद फिलअप पूछा जाएगा तो नॉन फाइनाइट में डायरेक्टली। कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं कि इनके बाद आप कौन से मॉडल्स को यूज करेंगे, या फिर नीड एंड डेयर को इनके बाद टू इंफिनिटिव लगेगा, इंफिनिटिव लगेगा, क्या लगेगा, किस तरह लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए। एंड एज वेल एज जो है वो हमें टेंसेस में भी इनके साथ कौन सी टेंस फॉर्म यूज करनी है, ये अगर नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म में आ रही है तो इनको हमें जिरंड में रखना है, पार्टिसिपल में रखना है, या फिर इनका प्लेस कहाँ होगा, ठीक है। तो कौन सी है आपकी, लाइक, लव, प्रेफर, बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कंटिन्यू, इंटेंड, पर्पस, डिजायर, विश, वांट, हेट। ये जो है ना इन सबको याद करने का तरीका जो है ना, आपको मैंने वर्ब का एक लेक्चर ऑलरेडी पहले लिया है, पहले के क्लासेस में आपको मिलेगा, एंड वहां मैंने आपको लिखवा रखी है वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन सी है, ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेस कौन सी हैं। तो उनके अकॉर्डिंग वर्ब्स हैं ये, जिनको हम किस में यूज करते हैं भाई, ये सारी नॉन फाइनाइट में यूज होती है। इनके बाद जो है जनरली हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं। तो वो लेक्चर आप जरूर देखें, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन एंड इंफिनिटिव। अब इस पॉइंट में तो क्या आ गया था, वर्ब के जस्ट बाद इंफिनिटिव आ गया था, एंड इसमें क्या हुआ है हमारे पास कि वर्ब के बाद जो है वो प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है, सॉरी यहां पर जो है हमारे पास क्या आ गया, नाउन या प्रोनाउन आया, प्रिंटिंग मिस्टेक है सॉरी, नाउन प्रोनाउन आया, एंड उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ गया, इंफिनिटिव आ गया। मतलब वर्ब के जस्ट बाद हमारे पास
ऑब्जेक्ट आ गया एंड ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास इंफिनिटिव आया, तो आई वॉन्ट यू टू हेल्प। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है आपकी, प्रेपोजिशन प्लस इंफिनिटिव। द डोर एडवाइज्ड हिम, ये क्या आ गया, नाउन प्रोनाउन, और फिर टू प्लस V1 आ गया आपका। आई अलाउड रोहित, ऑब्जेक्ट नाउन आ गया आपका टू को। तो ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर ये कह रहे हैं इस पैटर्न में यूज होने वाली जनरली जो वर्ब है, देखो डेयर अभी बताया था ना मैंने, लव लाइक हेल्प वन, वही है ये, वांट विश रिक्वेस्ट, मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ डिजायर है, वर्ब ऑफ बिलोंगिंग है आपकी। 5 से 6 वर्ब्स हैं आपकी, ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं उनके, उनमें उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे रूल एंड पैटर्न डिसाइड होते हैं, और वही जो है हमारे डिसाइड करते हैं कि किन वर्ब्स के बाद हम इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर स्टूडेंट को, जो भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उस हर स्टूडेंट को वो चीज पता होनी नेसेसरी है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हमने ये चीज समझी। अब तक जो हमने किया उसमें हमने किया, सबसे पहले हमारे पास था वर्ब प्लस, आपके पास आया वर्ब प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड फिर आया हमने सब्जेक्ट वर्ब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब। देन थर्ड वन हमने किया कि हम जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। फिर हमने किया कि हम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो प्रेपोजिशन यूज कर देंगे एंड फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एंड फिर हमने किया कि हम जो है वो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रेपोजिशन यूज कर देंगे। देन हमने किया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और फिर हमने किया कि हम इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन्फिनेटिव या सब्जेक्ट वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस इन्फिनेटिव। तो इस तरह से हमने कुछ पैटर्न्स किए हैं। इन पैटर्न्स का स्टूडेंट्स कहें कि बहुत सिंपल सेंटेंस है, यस बहुत सिंपल है, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम बेसिक टू हाई चल रहे हैं। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स बिगनिंग कर रहे हैं अपने ग्रामर सेक्शन की, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, उनके लिए ये सेशन है। एंड जहां पर हमें अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, उनके लिए स्टूडेंट है, उनके लिए सेशन है। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इनकी जो एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे, ये पैटर्न हो जाएंगे कुछ कंप्लीट हमारे। उसके बाद जब हम इनके एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं दिखा दूं आपको एक बार, प्रैक्टिस सेशन जो है जब हम चलेंगे, आपको जो है वो जनरली बहुत सारे पॉइंट्स हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको लिमिटेड पॉइंट्स तक रखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके। एंड देखिए ये एरर सेशंस होंगे, एंड यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एरर यहाँ से निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। बहुत सारे, हर क्लास जो है, हर पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतना नहीं है कि भाई हम जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया और 10 दिन में ही कदे मैराथन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आएगा, जो भी इंग्लिश के लिए आपकी क्यूरीज हैं, जो भी डाउट है, वो पूरी तरह से क्लियर होंगे, और आप जो है वो इंग्लिश में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, या किसी भी तरह की आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए टेंशन नहीं होगी, ये मेरा मानना है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट है, या फिर जो आप चाहते हैं वैसा पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ बता दूं आपको कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड हैं, एंड आप बेल आइकन को प्रेस करके अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट में गिवन लिंक पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।